हम लोग आज न्यायपालिका पढ़ेंगे। विधायिका और कार्यपालिका पढ़ चुके हैं, तो न्यायपालिका आज पढ़ा जाएगा। न्यायपालिका जो है हमारे संविधान में भाग नंबर 6 में भाग नंबर 5 में अनुच्छेद नंबर 144 से 147 के तक है। 5 में 124 से 147 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। अगर हम भारत की न्यायपालिका को देखें तो भारत की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है, त्रिस्तरीय न्यायपालिका है। जैसे इसको छोटे से मैप में समझिएगा, ऐसे यहाँ सबसे ज़्यादा न्यायालय, फिर इससे कम न्यायालय, फिर एकदम कम न्यायालय। तो यहाँ जिला और सत्र न्यायालय, इसको देखेंगे तो प्रत्येक जिले में है। तो 640 जिले हैं भारत में लगभग, तो 640 न्यायालय हो गए। इसमें हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक, तो भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। इससे इसकी संख्या कम हो गई। हाँ, और फिर सबसे ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? एक है। तो देखिए, तो नीचे से ऊपर एकीकृत, और इनकी अपील इसमें, इनकी अपील इसमें, क्रमबद्ध रूप से एकीकृत होती चली गई है। तो भारत में न्यायपालिका जो है कैसी है? एकीकृत है, जो 3 स्तरों में डिवाइड है, 3 स्तरों पे पाई जाती है। अगर हम देखें, इन दोनों को उच्चतर कहते हैं, उच्चतर न्यायपालिका। ठीक, और इसको देखें तो इसको कहते हैं निम्नतर न्यायपालिका। ठीक, उच्चतर और निम्नतर न्यायपालिका। अब इसको ध्यान दीजिएगा, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो जो ये जिला है, इसका न्यायिक मतलब जो यहाँ निर्णय हो रहा है, इसका ये अपील देखेगी। और प्रशासनिक, जितने प्रशासनिक कार्य कर्मचारी होते हैं, सबकी देखरेख सब किसके नियंत्रण में होगा? हाई कोर्ट के। समझ में आ रहा है? निम्नतर न्यायपालिका हाई कोर्ट के नियंत्रण में काम करती है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक न्यायिक और एक प्रशासनिक। ठीक, लेकिन उच्चतर न्यायपालिका में देखेंगे तो जो हाई कोर्ट होता है, ये न्यायिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। हाई कोर्ट न्यायिक दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, नियंत्रण में काम कर रहा है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ये स्वतंत्र है। नहीं समझ में आ रहा है? न्यायालय जजेज जो हैं, जो निर्णय देंगे, उसकी अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन जो यहाँ प्रशासनिक कर्मचारी जो नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति ये खुद करता है हाई कोर्ट। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। समझ रहे हैं? तो प्रशासनिक नियंत्रण ये अपना खुद करता है हाई कोर्ट, लेकिन न्यायिक रूप से किसके नियंत्रण में रहता है? सुप्रीम कोर्ट में रहता है। ये 2 अंतर हैं इसमें। इसके न्यायिक और प्रशासनिक दोनों नियंत्रण कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। लेकिन हाई कोर्ट का न्यायिक नियंत्रण तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण खुद का है। ठीक, तो देखिए, हाई कोर्ट में जो भर्तियां निकलती हैं, वो हाई कोर्ट खुद अपना विज्ञापन निकाल के खुद अपनी भर्ती करता है। ठीक, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी है। ठीक है, समझ में आया? तो पहला हो गया ये किसके नियंत्रण में है? हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट दोनों, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों, और ये न्यायिक इसके सुप्रीम कोर्ट के, प्रशासनिक दृष्टि से खुद नियंत्रित करता है। ठीक है, इतना हो गया। अब यही देखिए, न्यायिक नियंत्रण इसके अंदर है। इसका मतलब हाई कोर्ट के न्यायिक निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायिक निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की परामर्श आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, वही स्थानांतरण करवाता है। स्थानांतरण कैसे होता है? तो जिस न्यायालय से जिस न्यायालय में जाना है, दोनों के मुख्य न्यायाधीश प्लस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक, समझ में आया? तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति ये करवा सकता है, लेकिन प्रशासनिक नियुक्ति ये नहीं करवा सकता। इतना हुआ। तो ये तो हो गया क्या? न्यायालय। अब इस पे बहुत बोझ है, बहुत मुकदमे हैं।
इसको कम करने के लिए कुछ अधिकरण ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जो भाग 14 में है, 323 का 323 खा में अधिकरण बनाए गए हैं, उसको उन लोगों को अर्ध न्यायिक कहा जाता है। मतलब वो क्या करते हैं कि जो दो लोगों का विवाद है उस पर समझौतावादी रूप अपनाते हैं, कैसे इसका हल निकाला जाए। ठीक, वो ट्रिब्यूनल हैं। जैसे NGT, ये किसी एक विशेष कार्य के लिए गठित कर दिए जाते हैं। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। प्राधिकरण का मतलब ये हुआ कि अब पर्यावरण से संबंधित जो निर्णय होगा, मुकदमे होंगे, उसको कौन देखेगा? NGT देखेगा। ये स्वतः संज्ञान लेगा पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर। ठीक, तो ये क्या हो गए? ट्रिब्यूनल। ठीक है, अधिकरण जिसको कहा जाता है, जो विशेष मामलों से जुड़े होते हैं। इनका जो मतलब ये जब बनाए गए तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 14 का में 323 का और 323 खा के तहत जोड़े गए हैं। क्या? ट्रिब्यूनल। क्यों जोड़े गए हैं? तो किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष स्पेशल कार्य के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आयोग बनाए गए हैं। कमीशन जानते हैं? तो विभिन्न आयोग हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं, स्पेशल काम है। जैसे आयोगों का काम क्या है? भर्ती करना, और कुछ कार्य होते हैं उनके, प्रमोशन, प्रोन्नति, अवनति, ये सब करना। तो ये आयोग के काम है। कमीशन होते हैं, बोर्ड होते हैं, जल बोर्ड, विद्युत बोर्ड, ये ऐसे बोर्ड भी गठित किए हैं, ये अपना काम करते हैं। फोरम होता है, फोरम होते हैं, ये कुछ कार्यरत है जिनकी शैली जो होती है वो अधिकरण जैसी ही है। ठीक, तो इनको बाद में बताएंगे इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या है। लेकिन पहले न्यायपालिका को हम ठीक से पढ़े। इतना मामला समझ में आया? जिला और सत्र न्यायालय होता क्या है? जिले स्तर पे 2 न्यायालय होते हैं। ठीक, एक होता है फौजदारी, इसमें आते हैं झगड़ा लड़ाई वाले। एक होता है सिविल न्यायालय, इसी को सत्र कहते हैं। जमीन, जायदाद, तलाक, विवाह, जो बिना झगड़ा लड़ाई वाले जितने मुकदमे हैं वो सत्र में चलेंगे, और झगड़े वाले क्या किस में चलेंगे? फौजदारी न्यायालय में। अब आप जाके न्यायालय पे देखिएगा तो लिखा रहता है। ठीक, और जो जिले का मुखिया होता है वो दोनों का प्रमुख होता है, एक व्यक्ति होता है, इसीलिए उसको जिला और सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायालय, उसी के अंडर में पूरा न्यायालय, विभिन्न विभाग, विभिन्न न्यायाधीश काम करते रहते हैं। हाँ हाँ, ये अलग होता है, इसका अलग भी वो होता है, इसका अलग बैठा है, इसके जज अलग होते हैं, इसके जज अलग होते हैं, दोनों अलग अलग चैम्बर में बैठते हैं। हाँ, अध्यक्ष मतलब केंद्र, मतलब पूरे जिले का मुखिया होता है, जिला और सत्र न्यायाधीश एक व्यक्ति होता है। प्रशासनिक दृष्टि से उसकी नियुक्ति चयन लोक सेवा आयोग करता है, और उसके हाई कोर्ट के परामर्श से तब नियुक्ति होती है। समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पे चले जाइए, तहसीलों में चले जाइए, वहाँ भी ये मिलेंगे। जाके जो कमरे बने हैं ऊपर ऊपर देखिएगा, सब पे लिखा रहता है ऐसे। ठीक, इतना मामला समझ में आया? इसी को व्यवस्थित कर लीजिएगा तब। ठीक है, तो भारत में न्यायालय कैसे है? एकीकृत है, 3 चरण, 3 स्तर पे काम कर रहे हैं, उच्चतर न्यायपालिका और निम्नतर न्यायपालिका। ठीक, इतना हो गया। निम्नतर में जिला और सत्र न्यायालय शामिल है, उच्चतर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शामिल है। ठीक, निम्नतर का नियंत्रण, न्यायिक और प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है? हाई कोर्ट। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट पर न्यायिक नियंत्रण किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन प्रशासनिक रूप से ये स्वतंत्र है। इतना हो गया। या प्रशासनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इतना यही समझ में आया? ये 3-4 लाइन होंगी, कहिएगा तभी लास्ट में लिख देंगे। ठीक, अब आते हैं न्यायपालिका। ठीक, न्यायपालिका में सबसे ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, इसी को पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो एक जगह फंसाते हैं इसमें, कहीं कहीं सर्वोच्च लिखते हैं, कहीं कहीं उच्चतम लिखते हैं, और हम कभी कभी उच्च लिख देते हैं। तो हम लोग उच्च में गलती कर जाते हैं। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च मतलब हाई कोर्ट। ठीक, लेकिन समझ नहीं पाते तो गलती कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट समझ के लगा देते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? उच्चतम न्यायालय, इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो ये कहाँ है? भाग
हाँ, यहीं से पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा इसकी स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? ठीक, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में बना था। कब बना? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में। ठीक, लेकिन वर्तमान न्यायालय के गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। इतना क्लियर हुआ? अब ये देखिए, तो संघीय न्यायालय है, केंद्र का है ना, तो संघीय न्यायालय है, साथ साथ जितने हैं सबकी अपील कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट। तो संघीय न्यायालय के साथ साथ यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। संघीय न्यायालय के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ठीक, ये इसमें वाला समझ, इसको भूलोगे नहीं। हाँ, इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। अब आते हैं बनता कैसे है सुप्रीम कोर्ट का गठन। तो गठन कहाँ है? 124 अनुच्छेद नंबर 124 1 में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 124 में। ठीक, इसमें कहा गया है कि भारत का एक न्यायालय होगा, भारत का एक न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 7 और न्यायाधीश होंगे। तो भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें 1-7 न्यायाधीश होंगे। ठीक, एक का मतलब ये मुख्य न्यायाधीश हो गया, 7 अन्य। ठीक है, ये कब, जब संविधान बना तब लिखा है। वर्तमान में 34, 1-33 न्यायाधीश होंगे हैं। सदस्यों की संख्या घटा बढ़ा, घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक, तो जो न्यायाधीश की संख्या बढ़ घट रही है, इसको कौन बढ़ा घटा रहा है? संसद बढ़ाएगी घटाएगी। मामला समझ में आया? हो गया इतना? तो ये 2019 में बढ़ा है, उसके बाद अब ऐसे चल रहा है। 2019 में 34 किया गया है। अब नियुक्ति कैसे होती है? ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया। ठीक, तो मज़ेदार मामला है, मुकदमे तो वही है, मुकदमा यहीं हो रहा है, तभी मज़ा आएगा। देखते हैं। तो 124(2) में है ये, अनुच्छेद 124(2) में ये है कि नियुक्ति कैसे होगी। तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन कैसे करता है? ठीक, तो राष्ट्रपति के दिमाग में जितने लोग विधिवेत्ता हैं, जिससे चाहे परामर्श कर सकता है। ठीक है, वो परामर्श करने के बाद तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, विभिन्न हाई कोर्टों से परामर्श करके न्यायाधीशों की
नियुक्ति करता है। ठीक है, समझ में आया? तो नियुक्ति कैसे करेगा? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे देखिए तो होता क्या है, थोड़ा सा मामला टेक्निकल है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये विभिन्न न्यायाधीश हैं, ठीक। अब हुआ क्या, इसमें सदस्य कम हैं, यहाँ नियुक्ति करनी है, तो डायरेक्ट भर्ती तो होती नहीं, डायरेक्ट भर्ती होती है, समझ लीजिए, बहुत मस्त पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से एक सदस्य यहाँ लाना है, ठीक। यहाँ का मुखिया कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। तो ये यहाँ का मुखिया है, बिना इससे पूछे यहाँ किसी को ला सकते हैं? नहीं। यहाँ का मुखिया कौन है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, बिना यहाँ इससे पूछे यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं? आप कॉमन सेंस लगाइएगा, केवल समझाने का तरीका बता रहे हैं, अपने दिमाग से सोचिए, ठीक। उसके बाद एक सदस्य यहाँ से लेना है, तो यहाँ भी पूछना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करता है। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? हाँ, यही लाइन आगे लिखते रहे, ठीक है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से, जिससे इच्छा हो उससे, धीशों से परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समझ में आया कैसे? परामर्श हो रहा है। तो प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, तो जिस तरह राज्य के हाई कोर्ट से ले रहा है वहाँ से परामर्श करेगा और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्ति कर देगा, ठीक। तो जितने न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए क्या मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर रहा था ना, अभी दिखाए मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश भी हो जाएगा, चाहे मुख्य करें, आप लिख कर दे रहे हैं, यहाँ मुख्य भी होगा तो डरिएगा मत, ठीक है, क्योंकि जिसके यहाँ नियुक्ति हो रही है उस मुख्य से परामर्श होता है, तो चाहे मुख्य रहेगा तो डरिएगा मत, वही मामला है। तो ये हो गया मुख्य न्यायाधीश के अलावा, ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश डायरेक्ट बना सकते हैं, उसमें क्या नियम है, वरिष्ठता का नियम है, ज्येष्ठता का नियम है ना, तो जो ज्येष्ठ होगा वही तो हाई कोर्ट वाला कहाँ वहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो किस मुख्य न्यायाधीश की से परामर्श होगा, क्यों, क्योंकि वही मुखिया है, ठीक है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, ये मुद्दा है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करके कर दी गई। ये मामला समझ में आया? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया, चित्र बना के दिखाए। अब लिखिए, मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति चार वरिष्ठतम, ठीक, चार जो वहाँ केंद्र के वरिष्ठ हैं उनका एक कलेजियम बनाया जाता है, जो चार का मंडल बनाया गया इसको कलेजियम कहते हैं, ठीक, चार का कलेजियम बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, नहीं सुप्रीम कोर्ट, नहीं समझ में आ रहा है? अभी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश है, हाँ, अब इसमें न्यायाधीश हैं ऐसे, ठीक।
तो ये तो मुख्य न्यायाधीश है, ये है धन करिए, ये 4 जो जेठ हैं इनको ले लिया। अब ये 5 को मिला के क्या हो गया, कलेजियम हो गया। ठीक, ये नहीं रिटायर होने वाला, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये परामर्श देख चाहिए कि नहीं बनवा, समझ में है भाई। कलेजियम शामिल है, देखिए 4 ये 1 ये, तो 5 तो रहेंगे ना। 4 वरिष्ठतम कहा था, 1 मुख्य, चाहे 1 धन 4 कर लिया, अब समझ में आता है। चाहे यहाँ लगा के लिखेंगे 4 वरिष्ठतम और 1 मुख्य न्यायाधीश, और चाहे 1 धन 4, 1 का मतलब क्या है, मुख्य न्यायाधीश। क्लियर। अब देखिए ये कलेजियम व्यवस्था है, ये क्या करेगी, जिसको कहेगी, ठीक है, उसी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था, पहले था। धीरे धीरे मामला समाप्त हो गया। अब क्या है कि ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम का नियम आ गया है। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब जिसका कार्य सेवा ज़्यादा दिन की होगी वही बनेगा, ये नियम लग गया है। तो समझ में आया कलेजियम कैसे काम कर रहा है, अभी बता रहे हैं। सर सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठतम रहेगा उसी को बनाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का नहीं। तो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति में 1 धन 4 वरिष्ठतम सदस्यों के परामर्श से राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है। इसको बनाया हो नीचे वाला, मिटा दें। अब देखिए ये पहले व्यवस्था थी, अनुच्छेद बतावा था, ये अनुच्छेदों में इसे लिखा है, लेकिन इसमें परिवर्तन था। जैसे जैसे बवाल होगा वैसे वैसे परिवर्तन होगा। ठीक है, तो परामर्श से राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और यहाँ लिख दीजिएगा बाध्यकारी है, जौन परामर्श कहे 4 जने जौन कहिए उन्हें नियुक्ति हुए। ठीक, तो वो परामर्श जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ 5 लोग हैं, अगर किसी की नियुक्ति कह रहे हैं कि इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए, उसमें से 2 लोग विरोध में हैं, तो उसकी नियुक्ति नहीं होगी। समझ पा रहे हैं। जैसे कि कोई नाम आया तो 5 लोग हैं, हाँ इनको कर दिया जाए, तो इसमें 5 में से 2 लोग कह दें नहीं ठीक नहीं है, तो वो नहीं बनेगा। ठीक, तो ये परामर्श है। किंतु अगर 2 सदस्य विरुद्ध हों तो नियुक्ति नहीं होगी। मामला समझ में आया। ये था कलेजियम। ठीक है, अब लेकिन हो क्या गया है कि अनुच्छेद 124(2) के तहत मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति ज्येष्ठतम व्यक्ति की, ज्येष्ठतम समझ रहे हैं, हाँ, सेवा के आधार पर। ये कलेजियम समझ में आया, कलेजियम कैसे बना है। अब हुआ क्या, ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया, यही समझिए। हुआ क्या, ये नियम था कि ज्येष्ठ जो होगा वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा। नहीं तो होता क्या है कि जैसे किसी जूनियर को बना दिया जाए, तो जो सीनियर होता है उसको हीन भावना होती है कि मैं सीनियर हूँ कैसे बन गया, है ना। तो ये व्यवस्था थी। तो इसमें हुआ क्या, उल्लंघन हो गया मामला। तो चलते हैं केशवानंद भारती केस पे। ठीक,
उल्लंघन कब हुआ उसको देखिए। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था। इसी दिन निर्णय आया था। ठीक है, एक न्यायाधीश थे MS सीकरी। ये जैसे आज एक निर्णय सुना है, आज ही रिटायर होता है। कौन? हाँ, समझ में आ रहा है? पहले समझ लीजिए तब वो करिए। ये 13 न्यायाधीश रहे हैं। कितने? 13 न्यायाधीश थे। MS सीकरी अध्यक्ष रहे, मतलब मुख्य न्यायाधीश, और उनको 24 अप्रैल को ही रिटायर होना था, तो उन्होंने इस पर निर्णय दिया। तो निर्णय में आया था मूल ढांचा। मूल ढांचा में क्या हुआ कि इसमें 7-6 के अनुपात में निर्णय आया, तो 7 लोग मूल ढांचे के फेवर में थे। ठीक, तो 7 में क्या नाम है, MS सीकरी रिटायर हो गए। अब जो 6 लोग बचे इसके मूल ढांचे के फेवर में, मतलब सरकार के विरोध में निर्णय दिए थे, वो 3 लोग सीनियर थे। ठीक, उन्हीं में मुख्य न्यायाधीश बनना था, लेकिन सरकार थी इंदिरा गांधी की, वो नाराज हो गई कि हमारे खिलाफ निर्णय दे दिया। तो जो 3 वरिष्ठ थे उनको काट के चौथे को बना दिए। 3 वरिष्ठ लोगों को हटा दिया गया, उनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया। ठीक, कौन बन गया? चौथा। तो जब चौथा जूनियर बन गया तो ये 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। समझ, जब जूनियर मुख्य न्यायाधीश बन गया तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। नाम देख लीजिए उनके। MS लोखंडे थे, JM सेलर थे, और श्री KS हेगड़े थे, AN ग्रोवर, 3 लोग थे। इनको हटा के AN रे को न्यायमूर्ति बना दिया गया। मामला समझ में आया? तो ये जो वरिष्ठता का नियम था ये फेल हो गया। जो AN रे बने, ये 77 तक थे। 77 में फिर मामला आ गया, उसमें हंसराज खन्ना वरिष्ठतम थे, इनको हटा के हमीदुल्ला बेग को बना दिया गया। मामला क्या था? फिर मामला क्या था? तो 77 में एक केस हुई, उसमें क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट होती है, उस पर न्यायाधीशों ने क्या किया, सरकार के विरोध में फिर निर्णय दे दिया। फिर सरकार नाराज, और इनको क्या नाम है, हंसराज खन्ना को वरिष्ठतम थे, इनको हटा दिया, हमीदुल्ला बेग को बना दिया। समझ में आ रहा है मामला? तो फिर वही मामला। ठीक, फिर आया 1993 में न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले में। एक केस था न्यायाधीशों के दूसरे मामले, केस था 93 में। उसमें निर्णय हुआ कि वरिष्ठतम ही बनेगा अब मुख्य न्यायमूर्ति, तब से ये लागू है। तो 2 बार उल्लंघन हुआ ना। मामला समझ में आ रहा है क्या हुआ? ठीक, अब वही यहाँ पे फिट कर दीजिए। तो 1973 में कौन सी केस थी? केशवा। ये महत्वपूर्ण क्यों है? केशवानंद समझ में आ रहा है? केशवानंद भारती केस। ठीक, क्या आया था? मूल ढांचा सिद्धांत। हुआ क्या? इंदिरा गांधी सरकार नाराज। ठीक, नाम तो नहीं ले रहा, सरकार नाराज लिख दे रहे हैं, इसको लिखना ठीक नहीं है। सरकार नाराज, ठीक है। ऐसा लिखिए। ठीक, सरकार नाराज हो गई। अब होगा क्या? तो 3 लोगों को, सेलट, हेगड़े और ग्रोवर, JM सेलट और हेगड़े का नाम KS हेगड़े, और एक व्यक्ति और थे AN ग्रोवर। ठीक, इन तीनों को हटा के इनका ओवरलैप का कौन बने? AN रे मुख्य न्यायाधीश बने।
ठीक, ये कब तक बने रहे? 77 तक, 1977 तक। ठीक है, फिर 1977 में कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण में हंसराज खन्ना के स्थान पर कौन? हमीदुल्ला बेग बने। क्यों बने? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण केस से नाराज ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले से नाराज। कौन नाराज है? हाँ, सरकार। दोनों बार वही है। ठीक, फिर 1993 में न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले, मुकदमा का नाम नहीं सोचा कोई दूसरा, क्या है? मुकदमे का नाम है। ठीक, में वरिष्ठता या ज्येष्ठता चाहे जो लिखी है, हाँ, में मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम ही बनेगा। ठीक, फिर एक लाइन NJAC, लेकिन वो ख़त्म हो गया तो उसको मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, उसका कोई मतलब है नहीं, फिर यही लागू हो गया है। ठीक, तो यही चलेगा। हो गया इतना? ये समझ में आया कहाँ से हुआ, गड़बड़ी कैसे हो रही थी? इसी तरह NJAC में भी मुकदमा हुआ था। उसमें यही था कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है उसमें एक समिति बनाई जाए या मंडल बनाया जाए, और जिसमें कुछ बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने का मौका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है। उसमें वो क्या नाम है, न्याय मंत्री शामिल हो रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो वो मामला है नहीं, तो उसको बहुत ना हमने ध्यान से देखा ना आपको बता रहे हैं, वो ख़त्म हो गया। अब आते हैं योग्यता। ठीक, अर्हता 124(3) में। ठीक है, हम अनुच्छेद वाइज बता रहे हैं कि दूसरे तरीके से बताएं। अनुच्छेद वाइज ठीक रहेगा, क्रम से, एक अनुच्छेद, दो अनुच्छेद, इसके अनुसार चलना है। इसमें देखिए, पहला भारत का है, ये तो जानते हैं। तो भारत का नागरिक हो। ठीक, अब 3 पॉइंट लिखेंगे, तीनों में से कोई एक चाहिए। पहले भारत नागरिक होना चाहिए, 3 पॉइंट लिख रहे हैं, तीनों में से कोई एक है तो वो मालूम होगा। हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं एक ही ठोरे में रहा है, जरूरी नहीं एक ही हाई कोर्ट में, चाहे जितने में हो, कुल मिला के 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रहे। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि 10 साल तक अधिवक्ता रहे हों। हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक, और तीसरा है राष्ट्रपति की निगाह में पारंगत विधिवेत्ता हो।
इन तीनों में से एक, ठीक, तीनों में से एक योग्यता ये हो और प्लस भारत का नागरिक हो। ठीक है, चलिए हो गया ये शपथ। 124(6) अनुच्छेद नंबर 124(6) में है कि शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति के सम्मुख, ठीक। और इनकी शपथ का वर्णन कहाँ है, अनुसूची नंबर 3 में, अनुसूची 3 में इनकी शपथ का वर्णन है ना, तो वहाँ से राष्ट्रपति के सम्मुख ये शपथ लेंगे। शपथ में होता क्या है कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा का शपथ लेते हैं, ठीक है, और भारत की संप्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित करने की शपथ लेते हैं। ये 2 शपथ लेते हैं। शपथ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल नहीं है, वो न्यायाधीश का कार्यकाल है, तो 65 वर्ष। जब तक उनकी उम्र 65 वर्ष ना हो जाए तब तक वो न्यायाधीश बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संविधान में ये तय नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और कैसे, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर, लिखित त्यागपत्र देकर, ये 2 कंडीशन बनती हैं जिससे उसको मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश अपने पद से हट सकते हैं। ये कौन सा था, 124(3), गड़बड़ हो गया थोड़ा, 124(3) के बाद 124(4) यहाँ लिखिएगा, 124(4) यहाँ पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जब इनको हटाना होगा तो ना, प्रक्रिया द्वारा हटाया जाना, ठीक। 124(4) में है, पहले इसको कर लीजिएगा तब इसको 26 वाला करिएगा। अनुच्छेद है, क्रमबद्ध चल रहा है तो क्रमबद्ध, ठीक है। 24 हो गया। 124(5) में, 124(5) में संसद न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है। कौन निर्धारित करेगा, संसद। तो संसद न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। उपबंध कर सकती है। इतना हो गया। अब देखिए 123, 3, 4, 5, 6 ऐसे करिए। अब होगा क्या, कैसे हटाए जाएंगे, तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इसमें ध्यान दीजिएगा, चाहे लोकसभा में शुरू करिए चाहे राज्यसभा में, कहीं से भी किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। तो लोकसभा से 100 सदस्य अगर चाहें और राज्यसभा से 50 सदस्य चाहें, तब इसको ऐसे बना रहे हैं प्रक्रिया, चाहे लोकसभा शुरू होगी तो 100 लोग हस्ताक्षर करें और राज्यसभा शुरू होगी तो हाँ, ठीक है, ये 2 लोग। अब होगा क्या इसमें, ठीक है, कि हस्ताक्षर सहित सभापति या
लोकसभा अध्यक्ष को पेश करें या भेजें, ठीक है, को देने का प्रस्ताव पेश करें। मामला समझ में आया इतना? हुआ क्या, अगर न्यायाधीश को हटाना तो आपको क्या चाहिए, अगर आप न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो रही है, लोकसभा से, तो 100 सदस्य हस्ताक्षर करके लोकसभा शुरू हो रही है तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव पेश करें, ठीक। अगर राज्यसभा शुरू करना है तो राज्यसभा 50 सदस्य हस्ताक्षर करके किसको, सभापति को दें, ठीक है। ये हो गया। अब दो आधार हैं, एक कदाचार है, मुख्यतः कदाचार ही है, असमर्थता तो ऑटोमेटिक हट जाता है। आधार क्या है, आधार है तो कदाचार। जैसे अभी वर्मा जी देखिए ना, उसमें क्या हुआ, पैसे का मामला लेके फंस गए हैं ना, तो वो कदाचार में आता है कि आपको न्याय की मूर्ति आ जाए, भगवान का दर्जा दिया जा रहा है और आज आप पैसे वैसे लेके ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। उनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के लिए सेम जैसी है, ठीक है। बस अब इसमें एक कठिन प्रश्न जब बनाते हैं तब इसको महाभियोग नहीं कह सकते हो, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगता है तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति के अंतिम में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए, इसलिए महाभियोग इसको नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मली बोलचाल की भाषा में महाभियोग बोला जाता है, ठीक। ठीक है, कदाचार का आधार हो गया। अब दोनों सदनों के बहुमत से, ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत तथा, बहुत कठिन है इनको हटाने को गया, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत, विशेष बहुमत मतलब विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। के पश्चात राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे या आदेश, राष्ट्रपति के आदेश पर, वही आदेश लिख रहे हैं, मतलब हस्ताक्षर कर देगा तो हटाने का आदेश पारित हो जाएगा, तो वो हट जाएगा। कितना कठिन है। अब सिंपल समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो लोकसभा से शुरू कहाँ से करना है, चाहे लोकसभा से करिए चाहे राज्यसभा से, कहीं शुरू कर सकते हो। अगर राज्यसभा शुरू कर रहे हो तो 50 सदस्य हस्ताक्षर करके किसको दें, सभापति को दें, ठीक है, राज्यसभा का सभापति ना। और अगर लोकसभा में पेश हो रहा है तो लोकसभा के 100 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को पेश करें कि हम इनके ऊपर महाभियोग लाना चाहते हैं। अब जब वो किसको क्या करेगा, देखेगा, कदाचार के आधार पर जांच होगी, उसके बाद ये सदन में पेश होगा। अगर वहाँ पे कुल सदस्य, जैसे बहुमत बताया है ना 4 प्रकार का होता है, तो कुल सदस्यों का बहुमत मतलब आधे से अधिक, जैसे 250 है तो 200, 175, 176 चाहिए ना, 126 चाहिए, 250 तो है। ये तो हुआ कौन सा, कुल सदस्यों का बहुमत। लेकिन जो उपस्थित हैं, कुल गैर, कुछ अभी चुने नहीं गए हैं, सभा पद खाली हैं, कुछ अनुपस्थित हो गए, जो उपस्थित हैं उनका 2/3 भी होना चाहिए। इसको बहुमत जब बता रहे थे तो वहाँ समझाए हैं, ठीक। तो ये इसके बाद राष्ट्रपति आदेश पारित कर दे, ये पद से हट जाता है, हो गया। अब आते हैं 125(1) में वेतन भत्ते, ठीक। मुख्य न्यायाधीश कितना,
तो मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये पर महीने मिलता है। कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से। और ये जो राष्ट्रपति का वेतन होता है उस टैक्स मुक्त होता है, कर मुक्त होता है। इनका कर मुक्त नहीं होता, इनको टैक्स देना पड़ता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू हो तो इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, कम किया जा सकता है। ठीक, तो वित्तीय आपात और सामान्य परिस्थिति में किसी भी तरीके से इनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। वित्तीय आपात 360 लागू होने पर वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपात नहीं लगा तो इनके कार्यकाल के समय इनके किसी भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ये होता है। हो गया इतना। अब आते हैं अनुच्छेद 125 हो गया। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक, होता क्या है कि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश उसका पद रिक्त है। ठीक है, मृत्यु हो गई या बीमार हो गए, असमर्थ हो गए, तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और कौन किसको करेगा? वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीश में तो कौन बन रहा है? हाँ, तो कब? अनुपस्थित या असमर्थता की स्थिति में राष्ट्रपति वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। यहाँ लिख दीजिएगा, चाहे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थित या असमर्थता की स्थिति में राष्ट्रपति वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट का मामला है। मामला समझ में आ रहा है? ये तो होगा कौन सा? कार्यकारी न्यायाधीश। फिर एक होता है तदर्थ न्यायाधीश। 126 के बाद 127 तदर्थ न्यायाधीश। अब यहाँ से प्रश्न देखिएगा, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो किसी कारणवश, तब। लेकिन तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तदर्थ की आते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश वो होते हैं जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कोरम या बैठक के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो कम हो, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, मामला समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, मुख्य न्यायाधीश करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, तदर्थ न्यायाधीश आते कहाँ से हैं? ये हाई कोर्ट से लिए जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर जगह खाली है तो वहाँ न्यायाधीश कहाँ से आएगा? हाई कोर्ट से। अब कैसे आएगा? तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करेगा, जहाँ से ला रहा है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, तब वहाँ के व्यक्ति को कहाँ तदर्थ आएगा। तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करेगा और जो वेतन भत्ते जितने लाभ इनको मिल रहे थे सारे लाभ उसको। मामला समझ में आ रहा है? तदर्थ का मामला, इसको अब लिख लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, ये तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं होते। एडहाक बोला जाता है, इनकी नियुक्ति हाई कोर्ट में नहीं होती, केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में
गणपूर्ति न होने पर, ठीक, क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ठीक है, राष्ट्रपति से अनुमति लेके काम करता है, या अनुमति या सहमति, ठीक है, अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति तथा संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करता। समझ में आ रहा है? राष्ट्रपति से पहले परामर्श ले लिए, जिस हाई कोर्ट से उनको तदर्थ न्यायाधीश को लेना है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके यहाँ पे नियुक्ति कर देंगे। हो गया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन गया तो जितने अधिकार पहले थे अन्य न्यायाधीशों के हैं उतने इसके हैं, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त किए जाते हैं, हाई कोर्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये सब समझ में आ रहा है? ये कौन सा हो गया? 127 हो गया ना, फिर 128 कार्यकारी हो गए, तदर्थ हो गए। अब सेवानिवृत्त है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की होता क्या है, कभी कभी न्यायालय में मुकदमों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनसे मुख्य न्यायाधीश रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि भाई आके कुछ दिन काम कर दीजिए, और किससे? राष्ट्रपति से सहमत लेके इनकी नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेगा। लेकिन इनको वेतन क्या मिलेगा? तो सब न्यायाधीशों बराबर नहीं, जो राष्ट्रपति कहेगा वो मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो राष्ट्रपति कहेगा वो, ठीक है। तो कब? आवश्यकता पड़ने पर ना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ठीक है, न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमत होती है, चाहे ठीक है, वैसे पहले राष्ट्रपति की सहमत से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध कर सकता है, ठीक है, अनुरोध कर सकता है। ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कैसे? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या परामर्श, हाँ, पूर्व सहमति से या परामर्श से, ठीक है। वेतन भत्ते, वेतन भत्ते ये वाले नहीं मिलेंगे, जो राष्ट्रपति तय करेगा वही हो जाएगा, ठीक है। एक और, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश रह चुका है वो फिर कभी वकीली नहीं कर पाएगा, वकालत पूरे जीवन में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, एक ही है, ठीक है। अब ऊपर मिटा दे, थोड़ा सा है बस, ये नीली वाली स्याही जल्दी नहीं मिटती।
ठीक। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश कहीं भी, या ऐसा नहीं, किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकता है। एक ही हो गया, कहीं भी वकालत नहीं कर पाएगा। अब इनके पद की रिक्ति, पद रिक्त, ठीक। तो मृत्यु पर, पहला क्या हो गया, मृत्यु पर। दूसरा 65 वर्ष आयु होने पर, ठीक। उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, ठीक। और साबित कदाचार पर, और एक अंतिम है असमर्थता पर। साबित कदाचार पर, महाभियोग और असमर्थता पर। ये राष्ट्रपति या न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, न्यायाधीश कितने प्रकार से नियुक्त होते हैं, क्या कार्य है, वेतन भत्ते क्या मिलते हैं, ये। अब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या हैं और उनकी शक्तियां क्या हैं, ये पढ़ा जाएगा अगले दिन, ठीक।